नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं रमा त्यागी, लेकर आई हूं आपके लिए अपना आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी नजर, उनकी नजर सबसे पहले करते हैं हम उन्हीं खबरों का रुख। दिखाएंगे आपको आस्था की रेल, कराएंगे किस तरह से आस्था की रेल कराएगी भक्तों का मेल। सबसे पहले बात भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने लेख में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि आस्था, सेवा और तकनीक का संगम जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के लिए भारतीय रेल पूरी तरह से है तैयार। देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु जब पूरी पहुंचेंगे तो रेलवे उनका स्वागत सेवा, परमो धर्म की भावना से करेगा। साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूरी तरह से पूरी है तैयार। कल से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य यात्रा शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। और क्या कुछ खास तैयारियां हैं, जानेंगे आगे के कार्यक्रम में। साथ ही बात करेंगे ईरान में हमले पर ट्रंप का आया है बड़ा बयान। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिससे ईरान का परमाणु सपना अधूरा रह गया। और ट्रंप ने इस हमले की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से की है। क्यों की है ये तुलना, ये भी हम जानेंगे। और अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष ओडिशा के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक रहे हैं। दरअसल उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रेलवे पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी की पूर्वोदय नीति के तहत ओडिशा की आवंटित रेल बजट में 2009 से 2014 के वार्षिक औसत के मुकाबले में 12 गुना का उछाल आया है। 2025-26 में बजट का आंकड़ा 10,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ओडिशा में आज 73,000 करोड़ रुपए की नई रेल लाइन परियोजनाएं चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि हर वर्ष रथ यात्रा में रेलवे तीर्थयात्रियों की सेवा का जिम्मा उठाता है। पिछले 11 वर्षों में रथ यात्रा स्पेशल ट्रेनों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है। साथ ही सेवा ही परमो धर्म की भावना के साथ भारतीय रेल ये सुनिश्चित कर रही है कि रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। 25,000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया भी इसमें बनाया गया है। तो बताएंगे आपको कि किस तरह से ये तैयारियां की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष लेख लिखा है, रथ यात्रा में रेलवे की सेवा को अभूतपूर्व इसमें बताया है। और अपने इस लेख में उन्होंने बताया है कि ओडिशा के रेल बजट में 12 गुना की बढ़ोतरी की गई है। तो ओडिशा के रेल बजट में 12 गुना की बढ़ोतरी की गई है। ये दिखाता है 2025-26 में बजट जो है 10,500 करोड़ के पार हो चुका है। तो ये तैयारियों को भी बताती है, फोकस को भी बताती है। राज्य में 73,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं लगातार जो हैं जारी हैं, इनमें विकास हो रहा है। रथ यात्रा स्पेशल ट्रेनें 11 साल में 4 गुना तक बढ़ाई गई हैं। तो ये रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लगातार विकास कर रहा है। और इस साल भी कुल 1,215 ट्रेन सेवाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। अपने आप में ये एक बड़ी क्षमता है। 850 नियमित और 365 विशेष ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। इसके साथ ही हर दिन 20 लाख यात्रियों की सेवा को रेलवे तैयार है। तो रेलवे की ये बड़ी तैयारी है जो इस लेख में बताया गया है। साथ ही 25,000 लोगों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया है वो भी बनाया गया है, ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। तीर्थ यात्रियों के लिए 2.5 लाख मुफ्त भोजन पैकेट्स उनकी व्यवस्था की गई है। तो सेवा परमो धर्म, इसके संकल्प के साथ जो है रेलवे आगे बढ़ रहा है। सेवा ही परमो धर्म के वाक्य को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी तैयारी अगर हम जगन्नाथ यात्रा की हम बात करते हैं, इसके साथ ही अगर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी जबरदस्त उछाल।
बिल्कुल रमा, देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और रेलवे के अगर संबंधों को हम देखें तो रथ यात्रा तो कई साल, कई हजारों साल पुराना है। भारतीय रेलवे जो रथ यात्रा, जो रथ बनता है, इसके पहिए से लेकर इसके मेंटेनेंस को, इसकी ग्रीसिंग को, इसके नट बोल्ट को लेकर के भारतीय रेलवे का एक जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, यानी कि जो उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट रेलवे है, वो इसकी पूरी देखभाल करता है। पूरे साल जो है वो इसकी तैयारी करता है। 40 इस बार भी जो 40 रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको लगाया गया है कि इस रथ यात्रा के संचालन का दायित्व पूरा उनके ऊपर होता है। 1960 में रथ यात्रा के दौरान एक बिजली के खंभा से टकरा जाने के कारण एक पहिया जो है वो डैमेज हो गया था और उस समय रेलवे ने अपने जैक के जरिए इस रथ यात्रा को आगे संचालित किया था। तब से लेकर अब तक जो इस पूरे रथ यात्रा है, ये जो 3 रथ निकलता है, इन तीनों की जो जिम्मेवारी है वो भारतीय रेलवे के कंधे पे है, या कह सकते हैं आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे के कंधे पे। और जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसका जिक्र किया है कि पिछले 1 दशक के अंदर रथ यात्रा में जो श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, उन लोगों को कैसे सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आप समझ सकते हैं 25,000 लोगों के लिए जो है वहाँ पर जगह बनाना, यानी कि उन लोगों को जब वहाँ पहुँचेंगे तो होल्डिंग एरिया होगा। ऐसा नहीं कि किसी तरीके की कोई भगदड़ हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का, स्टेशन के ऊपर स्वास्थ्य सेवाएं हो, जो बुनियादी सुविधा है उनका विस्तार किया गया है। 2.5 लाख, आप समझिए कि 2.5 लाख फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को फूड पैकेट भी दिए जाएंगे, जिनको ज़रूरत है उनको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ जो आपने जैसे महाकुंभ के समय देखा कि भारतीय रेलवे ने करोड़ों लोगों को प्रयागराज तक पहुँचाया, बिल्कुल उसी तरीके के, उसी तर्ज पर जो व्यवस्था है वो भारतीय रेल ने जगन्नाथपुरी पे किया है। और साथ साथ अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, जो 10 और प्लेटफॉर्म है उन पे वहाँ पर जो है सुविधाएं प्रदान की है। टिकट काउंटर्स जो है वो अलग अलग जगह पे किए गए। आपने देखा था महाकुंभ के समय QR कोड दिया गया था। रेलवे के कर्मचारी के जो बैक पे होता था वो QR कोड होता था, आप उससे भी स्कैन कर सकते थे। रेलवे ने तमाम इस तरीके का प्रयास किया है कि जो जगन्नाथपुरी में जो भी देश विदेश जहाँ से भी श्रद्धालु है उनको पूरी सुविधा मिले। महाकुंभ की जिस तरीके से आपने देखा, भारतीय रेलवे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। जगन्नाथपुरी में भी इस बार 2014 से के बाद अभी अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 12%, मतलब आप 12% का इसमें इजाफा आप देख सकते हैं। बजट की बात करें, उड़ीसा के अंदर की बात करें, हम रथ यात्रा के संचालन को बात करें, क्योंकि जो रूट निकलता है उसका पूरा संचालन जो है, रख रखाव से लेकर के संचालन, ये भारतीय रेलवे करती है। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु इसमें आते हैं, जो श्रद्धालु इस बार शामिल हो रहे हैं उनको क्या कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी, और सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी किस तरह से ख्याल रखा गया है? बिल्कुल, फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाए गए हैं, CCTV कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा जो है AI तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि पूरे जो रथ यात्रा है इसको मॉनिटर किया जाए। अतिरिक्त जो व्यापक सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर के पूरी शहर में आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर इसकी पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। 5 दिन का ये रथ यात्रा होता है और पहले दिन से, जो कल से शुरू हो रहा है 27 तारीख से, इसका संचालन भारतीय रेलवे करेगी। और जो अंतिम दिन होता है, जो गुंडियाची जो जगह है वहाँ पर जब रथ को पलटा जाता है, उसके बाद वापस खाली करके लेके आया जाता है, तो वहाँ तक की जिम्मेदारी पूरे भारतीय रेल की होती है। तो भारतीय रेलवे ने सारे पुख्ता ऐसे इंतजाम किए हैं। स्टेशन की बात करें, स्टेशन की बाहर की बात करें, इस पूरे रूट के संचालन की बात करें, रथ को लेकर के जाने की बात करें, तो भारतीय रेलवे का आप कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो उत्तरदायित्व तो भारतीय रेलवे के कंधे पे होता है, जो आज सालों से, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब इस तरह की यात्रा होती हैं तो हमने देखा है हाल ही के समय में रेलवे विशेष इंतजाम करता है जब यात्री स्टेशन पर पहुंचते हैं या स्टेशन से जब आगे की जब उनकी यात्रा शुरू होती है उसकी जानकारी भी, इस तरह के कैंप्स वहां पर लगे होते हैं। तो किस तरह से जो अतिरिक्त ट्रेनें हैं वो लगाई गई हैं और किस तरह से इस तरह का भी कोई प्रबंध जो है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जो नियमित ट्रेनें हैं, जो उड़ीसा के लिए नियमित ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों का तो संचालन किया ही जा रहा है। साथ साथ जो विशेष रेलगाड़ियां हैं, वो विशेष रेलगाड़ियों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो नियमित और विशेष रेलगाड़ियों की अगर हम संख्या को जोड़ लें तो तकरीबन 1250 के आसपास जो है रेलगाड़ियाँ वो जगन्नाथपुरी के लिए उनको निर्धारित किया गया है और वो उससे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कि जगन्नाथपुरी जो सालों भर जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ पर इस विशेष आयोजन के समय रेलवे ने एक मैसिव जो है प्रिपरेशन किया है। वहाँ पर स्टेशनों पर सुविधा की बात को लेकर के हम बात करें या फिर रेलवे के जिन बुनियादी
बुनियादी सुविधाओं से लेकर के रेलवे ने इस चीज़ की तैयारी तकरीबन 4 महीने 6 महीने पहले से शुरू कर ली थी, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ में आपने देखा कि कुंभ में रेलवे की जो भूमिका रही, पहले से तैयारी अलग अलग बिल्कुल बड़ी तैयारी की है रेलवे ने और श्रद्धालुओं के लिए है ये अच्छी खबर। उनकी सुविधा को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी बहुत शुक्रिया अभिषेक। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो रेलवे की बड़ी तैयारी है और आपको बता देते हैं कि पूरी भी है पूरी तरह से तैयार। कल से जगन्नाथ यात्रा 2025 का आगाज, भगवान की भव्य यात्रा जो है शुरू हो रही है, इसका आगाज हो रहा है और पुरी में भक्ति का और भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से तैयार है। कल से जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का शुभारंभ हो रहा है। पुरी नगरी में रथ यात्रा की भव्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य यात्रा जो है वो कल से है। पारंपरिक यात्रा है, लोगों की आस्था का ये केंद्र है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 विशाल रथों में देवताओं की यात्रा गुंडीचा मंदिर तक निकाली जाएगी और 1 हफ्ते गुंडीचा मंदिर में भगवान रहेंगे और फिर उनकी वापसी होगी। तो ये जो लाखों श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का प्रतीक है, उनके जुटने की उम्मीद है और इसके लिए एक बड़ा ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह से तैयार है, जो कि तैयारियों में शामिल है। 21 पार्किंग स्पॉट बनाए गए हैं, 5 होल्डिंग एरिया इसमें बनाए गए हैं ताकि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं तो किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। टेक्नोलॉजी का भी इसमें पूरी तरह से सहारा लिया गया है और मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है जिससे कि पूरी जानकारी मिल पाएगी। 11 एजेंसियों ने मॉक ड्रिल भी किया है इससे पहले और इसके साथ इस मॉक ड्रिल में आतंकरोधी अभ्यास भी शामिल है। तो तमाम इंतजाम है वो पूरे हैं। 11 जून को स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान जो है वो हुआ 108 कलशों के साथ और हर साल ये बनते हैं तीनों रथ। महीनों पहले ही इनकी तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म की सबसे विशाल वार्षिक यात्रा में ये शामिल होती है, पुरी की रथ यात्रा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं और पूरी पारंपरिक श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ ये मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जो हैं इसमें रथ पर सवार होते हैं। एक बड़ी धूम इस यात्रा की होती है। 9 दिन की यात्रा में अपनी मौसी के घर जो हैं भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं और ये अपने आप में इसे, क्योंकि हम बताते हैं कि 3 किलोमीटर लंबा भव्य इसमें जुलूस निकलता है, लाखों भक्त ये रथ खींचते हैं और इसके साथ ही इस बार 30 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की इसमें उम्मीद है और इसके लिए 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं विदेशी भक्तों के लिए भी, क्योंकि ये दुर्लभ अवसर होता है, वो भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे और उनके लिए तमाम तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। एक विशेष ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है, मोबाइल ऐप भी डेवलप की गई है और उससे पीछे लगातार मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं कि किस तरह से इसे सफल बनाया जाए। और तीनों रथों की अगर हम खासियत की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में निर्माण परंपरा का एक नमूना होता है, एक मिसाल होती है। भगवान बलभद्र तालध्वज रथ में, देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ में और अगर हम भगवान जगन्नाथ की बात करें तो नंदी घोष रथ में सवार होते हैं। और हर साल ये जो रथ होते हैं नए बनाए जाते हैं, पारंपरिक विधि से ये रथ तैयार होते हैं जिसमें 200 कारीगर 2 महीने की मेहनत बिना मशीन से हाथ से काम करते हैं और इसमें 5 प्रमुख रस्में भी होती हैं जो इस रथ यात्रा को ख़ास बनाती हैं। और अगर इन रस्मों की हम बात करें तो इसमें वो पहंडी यात्रा है, वो देवताओं के मंदिर से रथ तक लाने की रस्म है। तो ये तमाम रस्में हैं जो पूरी की जाती हैं और इसके साथ ही छेरा परंपरा आती है जो कि पुरी के गजपति राजा का स्वर्ण झाड़ू से रथ की इसमें सफाई होती है। इसके साथ ही बहुधा यात्रा होती है जो 10वें दिन होती है, देवताओं की घर वापसी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही सुरावेशा भी होती है जो कि रथ पर ही देवताओं को स्वर्ण आभूषणों से इसमें सजाया जाता है। साथ ही नीलाद्री विजय होते हैं और रसगुल्ला दिवस भी होता है। देवी लक्ष्मी को इसमें रसगुल्ला चढ़ाया जाता है और ये भगवान से नाराज़गी को दूर करने की परंपरा है। तो धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं, इन्हीं परंपराओं के अनुसार ये यात्रा निकाली जाती है। हमारे संवाददाता सुयश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुरी से और ज़्यादा जानकारी के साथ। सुयश,
आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं और बड़े संख्या में भक्तों के, श्रद्धालुओं के जुड़ने का अनुमान भी है। जय जगन्नाथ। आप देखिए रमा पीछे, आज क्योंकि यहाँ पर वापसी आज भगवान जी की 15 दिन बाद बीमार होने के बाद वो आज स्वस्थ महसूस करते हैं। आज जब वो बाहर आए हैं तो उनके नव युवा के दर्शन करने के लिए आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, यहाँ कतार लगी हुई है लंबी, और वहाँ आप देख रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए कल सुबह यहाँ से भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा और साथ में भगवान बलभद्र यहाँ से जब रथ में सवार होंगे तो उस पल का प्रत्येक श्रद्धालु को इंतजार है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी आपको दिखाएं ये 3 रथ जिनकी तैयारी के 30 अप्रैल यानी कि जो अक्षय तृतीया होती है तब से शुरू कर दी जाती है, और इसका जो अंत होता है वो मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई यानी कि जब ये वहां से वापसी लेंगे भगवान नीलाद्री विजय वाले दिन, उस दिन इस पर्व का समापन होता है। ये 3 रथ, जो सबसे पहला रथ आप देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ का है, और वहीं मध्य में जो रथ आपको दिखाई दे रहा है वो माता सुभद्रा का, और आगे भगवान बलभद्र का रथ है। आप देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए यहाँ पर पानी की, फूड पैकेट्स की और पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पंखे भी लगाए गए हैं कि क्योंकि ह्यूमिड है एरिया है, बरसात का मौसम है, लेकिन उसके बावजूद भी जगन्नाथ प्रभु की जो लीला है उसको देखते हुए और उनकी जो शक्ति है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब यहाँ आप कल जब रथ यात्रा यहाँ पर निकलेगी तब वसुदेव कुटुंबकम का जो ये कहते हैं उसका एक नया रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये मान्यता भी है कि यदि कोई भक्त मन से आना चाहता है, जैसा कि अभी पुजारी जी ने हमें बताया, और वो यहाँ नहीं आ पाता समय से, तो वो रथ वहीं पर खड़ा हो जाता है। रमा, ये सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि ये जो समय है कल किस समय यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो उनका एक ही जवाब था कि 7 बजे से 9 बजे तक का ये समय हमने निर्धारित किया है, बाकी भगवान जगन्नाथ के ऊपर निर्भर करता है कि कल ये रथ यात्रा कितने बजे से शुरू होगी। तो कल का जो ये समागम यहाँ पर होने वाला है, वो जो दृश्य होगा, जो भक्ति का जो दृश्य होगा, वो कहीं और किसी धार्मिक सम्मेलन में आपको, किसी त्योहार में हिंदुस्तान के आपको नहीं देखने को मिलता, जो यहाँ इस रथ यात्रा में पुरी में देखने को मिलेगा। कल आप देखिए अलग अलग जाति के लोग होंगे जिन्हें किसी ने बुलावा नहीं दिया, उसके बावजूद भी यहाँ आए हैं। सिर्फ मन में एक ही लालसा होगी और वो होगी भगवान जगन्नाथ के एक दर्शन करने की, एक छठा पाने की, उनकी कैसे ये कहा जाता है उस दर्शन को वहां पर वहीं पहुंच पाते हैं जिन्हें भगवान वहां पर बुलाते हैं। अलग अलग रस्में भी होती हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी होते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, सभी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुयश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ पंच में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ पंच में, और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बयान की। जी हाँ, बड़ा बयान, क्योंकि उन्होंने ईरान के हमलों की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से की है और कहा है कि उन हमलों का मकसद दूसरे विश्व युद्ध को रोकना था और ईरान पर हमले का मकसद परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। ट्रंप का कहना है कि ईरान का परमाणु सपना अधूरा रह गया है। वहीं ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को खासा नुकसान हुआ है। अब आगे क्या होगा? क्या ईरान का परमाणु हथियार बनाने का सपना टूट गया है? ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। ये कदम हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों एस्फान, फोर्डो और नतांज में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद लिया गया।
सत्र में उपस्थित 223 प्रतिनिधियों में से 221 ने पक्ष में और 1 ने विपक्ष में और 1 ने मतदान में भाग नहीं लिया। ईरान ने कहा कि उसे अपनी संप्रभुता, हितों और लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस बिल के अनुसार अब IAEA की किसी भी प्रकार की जांच के लिए ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति लेनी होगी। इसी बीच ट्रंप की तरफ से ऐलान किया कि अगले हफ्ते ईरान से न्यूक्लियर वार्ता होगी और इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। करेंगे इसकी चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि ईरान पर हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान है जिसकी उन्होंने ईरान के हमलों की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से की है। उन्होंने कहा है कि दोनों शहरों ने झेला था परमाणु बमों का हमला, लेकिन ये जो तुलना उन्होंने की है इस पर जो है सभी की नज़र है। उन्होंने कहा कि परमाणु हमलों का मकसद द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म करना था और अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए बम गिराए। तो उन्होंने ईरान पर जो हमले की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से की है और ये भी कहा है कि परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ही युद्ध रुका। तो इसका उन्होंने अपनी तरफ से एक तर्क भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया गया है, यानी कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उस पर वार किया गया है और 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए गए इसी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान का परमाणु सपना अधूरा रह गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने भी सच को कबूल कर लिया है। ईरान ने कहा है परमाणु ठिकानों पर हुए नुकसान को जो आकलन है वो कर लिया गया है और ये नुकसान हुआ है और इसकी स्वीकारोक्ति जो है वो ईरान ने कर ली है। अमेरिकी हमलों में परमाणु ठिकानों को खासा नुकसान हुआ है, ईरान ने ये स्वीकार कर लिया है, ये सच कबूल किया है और ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हालांकि विस्तृत जानकारी देने से ईरान ने इनकार कर दिया है, लेकिन सच स्वीकार कर लिया है। साथ ही मीडिया को भी मौके पर जाने की इजाज़त नहीं दी है। तो परमाणु कार्यक्रम को नुकसान हुआ है, ईरान ने स्वीकार किया है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका विस्तृत विवरण देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अगर हम ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमलों से न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है, ये दावा किया है और ये भी कहा है कि ये पूरी तरह से विनाशकारी हमला था और जो उन्होंने लक्ष्य साधा था उसको पूरा कर लिया गया है। साथ ही CIA की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता है वो कई साल पीछे चली गई है। इजरायली एजेंसी की बात करें तो इजरायली एजेंसी का कहना है कि ईरान की परमाणु तैयारी जो है वो वर्षों पीछे चली गई है। और UN प्रमुख की बात करें तो उन्होंने कहा है तकनीक और ज्ञान अब भी ईरान के पास है। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ये अलग अलग दावे हैं जो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए गए हैं। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो उन्होंने कहा, जो उसकी तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से की, वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, ट्रंप की ये तुलना, लगातार ट्रंप बयान दे रहे हैं और अब ये बयान किस तरह से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ट्रंप का ये जो बयान है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। आप मान सकती हैं कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इतिहास के उस पन्नों को जिसको पूरी दुनिया काला अध्याय मानती है, पहला परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, और उसके चलते आज भी लोग उस विभीषिका से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज भी लोग उसके पीड़ित लोग, आज भी उनका जो वंश है, उनके खानदान तक वो चला रहा है उस रेडियो एक्टिविटी का रोग। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है, तो ये बात कुछ लोग कहते हैं कि बहुत इंसाफ गोई उन्होंने बरती है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, ये जो ईरान का मामला है और जो जापान का मामला है, बिल्कुल अलग अलग किस्म का मामला था। जापान का मामला था कि उन्होंने एक धुरी बनाए रखी थी, एक कोलिशन था, और उस कोलिशन के जरिए वो पूरी दुनिया के जो फासिस्ट ताकतें हैं वो हमला कर रही थी डेमोक्रेटिक ताकतों पे। दूसरी तरफ ईरान का जो है, ईरान की एक अकेले लड़ाई थी और ईरान अकेले उसका एम्बिशन था
कि वो परमाणु बम बनाए या परमाणु हथियार बनाए। हालांकि ईरान लगातार इस बात से इनकार भी करता रहा कि वो कोई परमाणु हथियार बना रहा है, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज समान है कि अमेरिका ने ही नागासाकी और हिरोशिमा में बम चलाया और आज अमेरिका ने ही जो है वो ईरान के अंदर जो परमाणु तैयारी थी उस परमाणु तैयारी पर बम गिराकर उससे नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। तो ये दो चीजें हैं कि दोनों में एक्टर अमेरिका ही है और दोनों दो तरह के एशिया के दो राष्ट्र हैं, एक तरफ जापान दूसरी तरफ ईरान। दोनों इसके कह सकते हैं कि इसकी जद में हमले की जद में आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बात है, डोनाल्ड ट्रंप की बात इस कई बार क्षुब्धता से भी उभरती है कि देखिए अमेरिका की कई एजेंसियां यह कह रही थी कि ईरान का जो पूरा परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी जो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, आगे भी इस पर कई सवाल खड़े होते हैं और अगले कार्यक्रमों में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी के साथ, और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।